तो अच्छा आज आपकी मैथ्स का जो आखिरी जीडी का रिव्यू। अब ये जो मैं भी आपको बताऊंगा इस बिल्कुल एंड बेसिक्स हैं। ये बेसिकली वो हिस्सा है जीडी का कि जो वो मैथ्स पढ़ाते हैं तो हमेशा वो बेसिक से शुरू कराते हैं। मतलब याद दहानी के तौर पे ना, मतलब आपने जो पिछला जितना पढ़ा होता है तो ये होता है ना, कभी आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते हैं। मसलन अभी जो हमने इतनी एडवांस चीज़ें पढ़ ली हैं, फॉर्मूलाज और इक्वेशंस के बारे में, तो ये तो अब तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, मतलब पहली चीज़ जो आपको पहले चैप्टर में जो बताया जाता है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपके पास, वो है डिस्टेंस इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से ये आपकी उसमें भी मौजूद है आपके जीडी में, फार्मूला बुकलेट में, मगर है तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है और बड़ी लॉजिकल चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आपको वो दे देंगे कि ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है 200 किलोमीटर 5 घंटों के लिए, तो कितना वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो आपने यही करना है। 200 आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, मतलब रेट, इन दिस केस स्पीड कहना है। ठीक है, क्या मतलब रेट बेसिकली स्पीड है। और टाइम आपको दिया हुआ है 5 आवर्स। आपने क्या करना है, आपने 200 किलोमीटर पर आवर ट्रेन चल रही है, 5 घंटे हैं, तो आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो है। अच्छा मैंने कहा कि आपकी देख लूँ फार्मूला वर्कशीट में इधर। अच्छा हाँ, ये इन्होंने इधर डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है आपका, तो परेशान होने की फिर इसका मतलब ज़रूरत नहीं है। ये बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज उन्होंने ऑलरेडी आपको फार्मूला बुक शीट में दिया हुआ है, मतलब देखा जाए आपके लिए बहुत जो फ़ायदेमंद चीज़ है फार्मूला बुक शीट। अच्छा नहीं, इधर मेरी ये गलती थी, ये थी कि ये 1000 किलोमीटर्स है, 10,000 किलोमीटर्स नहीं है। ठीक हो गया। एनीवेज, ये अगर अगला सवाल आ जाता है, इफ अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स फॉर एन आवर, ठीक है, हाउ फास्ट इज ही मूविंग। ठीक है, इस टाइम हमसे वो रेट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली वही चीज़ करनी है जो आप फॉर्मूला में करते आ रहे हैं। आप चीज़ें एक्सचेंज कर देते हैं ना, जब आपको चीज़ डिफरेंट दी होती है। मसलन इधर हमें इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ 2 किलोमीटर्स, और फिर हमें उन्होंने दिया हुआ है कि हमसे पूछें कि हाउ फास्ट इज़ ही मूविंग, मतलब हमें टाइम का नहीं पता, हमें रेट का नहीं पता। ठीक है, हमें आर नहीं पता, आर अननोन है। दूसरी चीज़ उन्होंने हमें दी है वो है कि उन्होंने टाइम ज़रूर दिया है, उन्होंने क्या फॉर एन आवर, इसका मतलब कि 1 घंटे के लिए, 1 आवर फॉर एन आवर, मतलब वो बेसिकली ना यूज़ करते हैं। तो अब वो पूछेंगे हाउ फास्ट इज़ ही मूविंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इक्वल्स टू आर टी है। ठीक है, जब आप आर मालूम करते हैं तो आप इसको फ्लिप कर देते हैं, मतलब टी को उधर ले आते हैं ना, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करके जिस तरह हम करते आ रहे हैं। तो रेट जो है हमारे पास टाइम ओवर डिस्टेंस हो जाता है ना। ठीक है, मतलब देखा जाए जो स्पीड का फॉर्मूला भी है साइंस में, तो आपको उन्होंने 2 किलोमीटर्स दिया हुआ है और टाइम 1 दिया हुआ है, तो आंसर आपके पास 2 किलोमीटर्स पर आवर ही आ जाता है। देखा जाए, है ये नहीं, तो आंसर आपके पास आ गया 2 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास, द कार ट्रेवल्स फॉर 600 किलोमीटर्स विद द स्पीड ऑफ 90, oh sorry, car travels for 680 kilometers with a speed of 90 kilometer per hour. How long it has been moving, मतलब नहीं, हमसे टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस केस आपने वही करना है जो आपने फॉर्मूले को फ्लिप कर देना है। ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास डिस्टेंस तो नहीं मालूम कर रहे हैं, तो हमें जब पता है कि d इक्वल्स टू आर टी है, और टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम के लिए मतलब आर डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस से आर डिवाइड हो जाता है। इन दिस केस 680 किलोमीटर्स जो हमारा डिस्टेंस है, वो जो 90 है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका आंसर आपके पास 7.6 आ जाता है आवर्स। ठीक है, तो ये टोटल कहानी है इसमें। सही हो गया। और अगर वो हमें मिनट्स में दे दें, ठीक है, लेट्स से अगर वो हमें अगर 2 आवर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इंस्टेड 2 आवर्स वो कह दें हमें 120 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अगर हम 60 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में, जो दिस केस 2 हो जाएगा। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं
चैप्टर 1 में एक और चीज़ हमें बताते हैं, वो है कॉस्ट फार्मूला। कॉस्ट फार्मूला ये है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो टाइम्स बाय प्राइस पर यूनिट, ठीक है, या सी इक्वल्स एन आर। और ये आई बिलीव आपके दिया हुआ उसमें, हाँ ये दिया हुआ टोटल कास्ट का, ये फार्मूला आपके पास इधर मौजूद है। सही हो गया। चलो वापस जाते हैं। तो इसमें सिंपल आपसे प्राइसेस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, और ये भी उस तरह ही काम करता है जैसे आपका डिस्टेंस फार्मूला काम करता है। सही है। आपको टोटल अमाउंट दी जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स दी होंगी, जैसा यहाँ मेरे पास दिया गया कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 एग्स इफ़ अ सिंगल एग इज़ $2, ठीक है। तो कॉस्ट इक्वल्स नंबर ऑफ द आइटम्स रेट, या इन दिस केस जो उनकी प्राइस होती है, आपने 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, $24 जो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक हो गया, मतलब आसान है, कोई इसमें वो नहीं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हाउ मच ए सिंगल बॉटल वाटर कॉस्ट इफ ए कॉटन 12 बॉटल जो हैं, ठीक है, इफ ए कार्टन ऑफ 12 बॉटल कॉस्ट 300, ठीक है। तो इधर हमें उन्होंने टोटल कॉस्ट बता दी है 300। सही हो गया। और हमें उन्होंने नंबर दे दिए हैं विच इज़ कार्टन ऑफ 12 बॉटल्स, ठीक है, कार्टन ऑफ 12 बॉटल्स, मतलब ये नंबर आ गया। और चीज़ वो हमसे मालूम करना चाह रहे हैं कि वो हाउ मच ई सिंगल वाटर बॉटल कॉस्ट, मतलब हमसे वो प्राइस पूछना चाह रहे हैं, मतलब आर वो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सी इक्वल्स टू एन आर है। तो इसमें आपने वही सब्सटीट्यूशन करनी है, आपने आर मालूम करना है, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाई एन, मतलब जो नंबर ऑफ बॉटल्स है, दिस केस $300 जो उन्होंने दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 12। तो इसका आंसर हमारे पास $25 आ जाता है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास इतना। इस तरह ही आपसे वो ब्रेड का पूछेंगे कि वो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो प्राइस है वो $4 है, ठीक है, एक सिंगल ब्रेड जो है। इफ़ अ ब्रेड कॉस्ट $4, ठीक है, $4, तो आर जो है हमारे पास, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेड 120, ठीक है। तो इसमें टोटल ब्रेड्स कितनी होंगी, 120 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। अभी मैंने बगैर सोचे ही कर दिया ये, अगर देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला है सी इक्वल्स टू एन आर। ठीक हो गया। और आपने नंबर मालूम करना है ना, तो वही आपने सब्सटीट्यूशन करनी है, एन इक्वल्स आर, मतलब इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा सी के साथ। ठीक हो गया। और आपके पास वो नंबर आ जाता है, ठीक है, इन दिस केस वही जो हमने 120 डिवाइड बाई 4 कर दिए थे डॉलर्स, तो हमारे पास 25 ब्रेड्स जो है इसका आंसर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अगली चीज़ जो है हमारे पास जो चैप्टर 2 में है वो सिंपल, इसमें अंडरस्टैंडिंग है आपकी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस की। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कई नंबर्स हम दो, मतलब जो नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में हम दो चीज़ों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक चीज़ हमारे पास वो है डेसिमल्स, ठीक है, जो आपके पास ये पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं। वही चीज़ हमारे पास फ्रैक्शंस, जो जो नंबर्स होती हैं, जो है मतलब जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। और यूजुअली जो प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें आपका पास जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है नीचे वाले से। फिर आपकी मिक्स फ्रैक्शंस आ जाती हैं। मिक्स फ्रैक्शंस में ये होता है कि आपके पास एक नंबर होता है और उसके साथ में एक जो है ना फ्रैक्शन होती है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो हैं जिसमें आपके पास उलट हो जाता है, आपके पास न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस वो हैं जब आपके पास कोई भी चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, उसको हम कम कर सकते हो, ठीक है। लाइक इन दिस केस अगर लेट्स से हमारे पास अम, मसलन अगर हमारे पास दिया हो ना कि 4/2 हो, ठीक है, इसकी रिड्यूस फॉर्म जो है वो 2 1 2 2 2 4 हो सकती है। वैसे देखा जाए इसका आंसर 2 ही आ जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 1 है। सही उलट कर दें आप इसको, ठीक है। अम, बल्कि ये वाली जो ऑप्शन इधर दी हुई है 12 और 6, तो 2 3 6, ठीक है, और 2 4 12, ठीक हो गया। तो मतलब ये हमारे पास एक रिड्यूस फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इसको आप उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है, इन
द वर्ड्स लेट्स से अगर आपके पास 6/12 है, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 12, ठीक है, तो 3/4, तो ये आपके पास रिड्यूस फॉर्म्स है। सिंपल चीज़ है, तो इसमें यानी ऑलरेडी आप फ्रैक्शंस में करते आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस डेसिमल्स, ये आपको आने चाहिए। इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, वैसे आप ये कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। इवन आप खुद जो है ना प्रैक्टिस सॉरी आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस चीज़ पे। ऐड कैसा करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कैसा करना है डेसिमल्स को। अगेन इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। थोड़ी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको बस। एक चीज़ जो मैं कहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना आपके पास जो स्किल है मैथमेटिक्स में, वो ये है कि आपने ये समझना है कि अगर हमारे पास 1/2 फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल क्या होगा, इसका 0.5 होगा। अब इवन कैलकुलेटर में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस डाल के ना आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अगेन मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बेसिक है, इसमें इतना कंटेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता ये एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंट है। मगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करना आना चाहिए। आप आपके सीधा आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, बहुत ही आसान सवाल आते हैं, एक दो सवाल आते हैं इन चीज़ों से, तो आप एटलीस्ट उसमें मार नहीं खाते। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास रेशो। रेशो जो है वो आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बेसिकली होता फ्रैक्शन में होता है, मगर उसमें हम सेमी कॉलम यूज़ कर लेते हैं बीच में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास रेश 4:1 है, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4:1। ठीक है, या सॉरी 1:4, मैं उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं ये। ठीक है, इसका ये मतलब है कि न्यूमरेटर इधर है, डिनोमिनेटर इधर है। ठीक है, जैसा इन दिस केस हमारे में दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये जो रेशियोज हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हम पता करना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ में कितना हमने डालना है या कम करना है। ठीक है, हम तादाद का मालूम करना चाह रहे थे, हम रिलेशनशिप मालूम करना चाह रहे थे दो चीज़ों के बारे में। तो इसमें जो है मिसाल के तौर पे हमें दिया हुआ है कि फ्रैंक मैनेजेस अ स्मॉल ड्रग स्टोर। ठीक है, मतलब उसका अपनी एक फार्मेसी है। ड्यूरिंग 2 hours period he counts 25 cash sales and 50 credit card sales. What is the ratio of credit card sales to cash sales? ठीक है, मतलब वो रिलेशनशिप मालूम करना चाह रहे हैं ना कि कितना वो बिल, मतलब जो पैसे वगैरह लोग देते हैं या वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, उन्होंने ऑलरेडी आपको एक जो है ना इधर की टर्म दे दी है, सही है। इन्हें क्या है कि इस हम कह सकते हैं ना कि हर 25 सेल्स के साथ, ठीक है, 15 आपकी वो होती हैं, क्रेडिट कार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने वैसे क्वेश्चन में मैं कहता हूँ कि हमेशा आप क्वेश्चन पे फोकस करें कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रेडिट कार्ड टू कैश, मतलब वो क्रेडिट कार्ड टू कैश सेल्स करें, मतलब कहने का मकसद है उलट है, क्रेडिट कार्ड टू कैश सेल्स। ठीक है, तो अब इसको रेशियो को जिस तरह हमने अभी रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस की बात की थी, ठीक है, तो आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह, आप वही कॉमन डिनोमिनेटर देखें, मतलब सॉरी कॉमन फैक्टर आप देखें, इन अदर वर्ड्स 15/25, इसका जो कॉमन है वो 5 है। ठीक है, मसलन 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, इसको रिड्यूस फॉर्म में डाल दिया ना, वापस इसको रेशियो की फॉर्म में डाल दें। ठीक है, सेमी कॉलन डाल के, तो आपके पास आंसर आ जाता है, सिंपल। अब जो प्रोपोर्शन है ऑन दी अदर हैंड, प्रोपोर्शन जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट है। रेशियो तो हमें रिलेशनशिप बता देता है दो चीज़ों का, प्रोपोर्शन जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो हमने कितनी डालनी है। ठीक है, तो इसमें एक बड़ी जो है ना कॉमन सवाल आता है इसमें आपकी बुक में, डायरेक्शन ऑन ए कैन ऑफ ए पाउडर मिल्क, मतलब पाउडर मिल्क जो ड्रिंक नहीं होता आपके पास जो चाय वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास पाउडर मिक्स है, ड्रिंक मिक्स है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली उसके लिए अपना शरबत वगैरह के लिए। तो इसमें आप वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए कि हर 3 कप्स ऑफ वाटर के, ठीक है, आपने 2 स्कूप डालने हैं उस शरबत के। ठीक हो गया। अभी मैट जो है, अब ज़ाहिर बात है उसके पास वो तो
इन्होंने जनरल आपको एक इंस्ट्रक्शन दिए है ना, मगर ये उस पे तो नहीं है कि ये अप्लाई हो सकती है हर, مثلا आपके मेहमान आते हैं, तो आप ये तो नहीं है कि यही बस 3 कप पानी डाल के और 2 स्कूप उसका डाल के दे दिए, नहीं, उससे पूरे तो नहीं होंगे ना, आपके पास ज़्यादा मेहमान भी हो सकते हैं। और यही केस हमारे पास मैट के पास है। उसके पास 12 कप हैं पानी के और 8 स्कूप हैं ड्रिंक मिक्स के। वो ये पता करना चाह रहा है कि जो उसने तरीका आजमाया है वो क्या सही है या गलत है। ठीक हो गया? तो इसमें जो है ना, आपने ये करना है कि आपने इसको सिंपली प्रोपोर्शन इस तरह ही काम करता है जैसे आपका रेशो काम करता है। ठीक है? तो हमारे पास जो ओरिजिनल जो रेशो था, ठीक है, अक्सर प्रोपोर्शन में हमारे पास दो रेशो होते हैं जो हम कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। इन दिस केस हमें ये पता है कि हर 3 वाटर कप के साथ हमने डालने हैं हर 2 स्कूप ड्रिंक मिक्स के। ठीक हो गया? और मैट ने 12 डाले हैं और 8 जो है ना स्कूप ऑफ ड्रिंक मिक्स। ठीक है? वो ये पता करना चाह रहा है कि क्या उसका तरीका सही था। तो आपने क्या करना है, अगर हम दो रेशो को कंपेयर कर रहे हैं, आपने जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है? और आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है? तो इन दिस केस हमारे पास 3 2 मतलब ओरिजिनल जो था, और हमारे पास 12 और 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? आंसर 24 आ जाएगा हमारे पास। और 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। तो 24 24, मतलब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने दो रेशो को, अगर आपका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि जो उसने तरीका आजमाया है वो बिल्कुल सही है। और इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप इस्तेमाल करेंगे अननोन चीज़ें मालूम करने के लिए प्रोपोर्शन में। ठीक हो गया? तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैप स्केल है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो मैप में हमारे पास 2 इंचेस हैं वो 150 माइल्स हैं। सारी बात है, आप मैप में एग्जैक्ट वो तो नहीं बना सकते, नहीं तो आपको मैप को मतलब नक्शे को, अगर आप इस्लामाबाद का नक्शा है या कराची का नक्शा है, अगर आप कराची के नक्शे के मुताबिक, मतलब जो जो शहर है उसके मुताबिक करेंगे तो आपको कराची के बराबर नक्शे को करना होगा ना। मगर इन दिस केस हम ये कर रहे हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक छोटे कागज़ में। तो हम फिर कह देते हैं कि भाई अगर इसका मसलन 1 सेंटीमीटर है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, मसलन अगर नॉर्थ कराची और साउथ कराची का 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर है, अगर आप रूलर से मेजर करें तो असल दुनिया में वो 1 किलोमीटर है। अब आपको समझ आ रही है कि प्रोपोर्शन क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं या रेशो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यही आपके पास इधर मैप की बहुत मसाले आती हैं। इधर हमें ये दिया हुआ है कि मैप स्केल says 2 इंचेस इक्वल्स 150 माइल्स, मतलब मैप का हर 2 इंच 150 माइल्स के लिए। ठीक है? माइल्स, मैं भूल गया उसकी एग्जैक्ट क्या, बहरहाल को अंदाजा हो ही गया, माइल्स ही है। What actual distance would a map of 5 inches represent? ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं हमारे पास 5 इंचेस हैं, ठीक है, मैप में 2 इंच का तो बता दिया गया 150 माइल्स है, इसमें कितना होगा। ठीक हो गया? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? और जो 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x हम उसको दे देते हैं ना जो क्वांटिटी अननोन होती है, इन दिस केस हमारे पास वो माइल्स हैं जो जिनका हमें नहीं पता। ठीक है? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 150 जो है वो आपके पास 750 हो जाएगा। ठीक हो गया? माइल्स। और जो दूसरा जो है हमारे पास 2 इंच है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 2x हो जाएगा। ठीक है? अब आपने x की मालूम करनी है। ठीक है? ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स में आ जाता है, सॉरी। तो आपको पता चल गया है कि आपके पास दो चीज़ें आ गई ना, मैं इधर चलो थोड़ी कम है तो बता देता हूँ। तो आपको पता चल गया, एक 2x है और एक 750 है। ठीक है? आपने डिवाइड कर देना है 2 को। ठीक है? तो आपके पास आ जाता है 375, सॉरी 375। इसका मतलब है कि जो हमारे पास हम जो मालूम करना चाह रहे थे इन दिस केस, जो 5 इंचेस हैं, ठीक है, वो एक्चुअली 375 है। ठीक है? वो हमने किसका मालूम किया, हमने कंपेयर कर दिया।
मैं कहा था ना, प्रोपोर्शन में हम दो रेशो को कंपेयर करते हैं या दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं और उससे हम एक आंसर निकाल लाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक चीज़ एस्टेब्लिश्ड है। तो मैंने आपको कराची की मिसाल दी थी, उससे ही हम मालूम कर सकते हैं कि 5, 6 और 10, 15 कितने सेंटीमीटर हमें रियल लाइफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें बस कंपेयर करना है उस स्केल को। ठीक हो गया? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, लेट्स से अगर आपने 1 इंच पता करना होता, ठीक है, 1 इंच, ठीक है, वो हमें नहीं पता कितने, ठीक है, मगर ये पता है कि 2 इंच जो है वो 150 है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2x और 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को डिवाइड किया, तो इसको हम अगर कैलकुलेटर में डाल देते हैं तो ये हमारे पास आंसर 75 आ जाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 इंच जो उस मैप में है 75 माइल्स के लिए। मगर ये सवाल नहीं था, सवाल हमारे पास ये था कि 5 इंचेस कितना है, और हमने उस तरह ही उसको कंपेयर करके मालूम कर दिया। ठीक हो गया? अगेन इतना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। इसे समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बेशक इनको पास करके एक दफ़ा रीड करके क्वेश्चंस जो है ना, आप बेशक इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो अगली चीज़ जो है आपकी वो है परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज जो है वो सिंपल, जो नॉर्मली आप परसेंटेज निकालते आ रहे हैं, मतलब ये तो अब एक ऐसी स्किल है जो है ना कि अगेन बेसिक्स में आ जाती है आपके। इस पे बस आपकी यही चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो आपकी जो परसेंटेज होती है, ठीक है, वो जिस तरह आपके पास मैंने आपको बताया था ना कि फ्रैक्शंस को आप रेशियोज में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा 1/4 जो पीछे एग्जांपल में, ठीक है, इस तरह ही आप परसेंटेज को भी जो है ना डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 25% है, ठीक है, इसको अगर आप 25/100 भी ले लेना, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है। तो आपके पास आंसर आ जाता है 1/4, ठीक है। इस तरह ही अगर आप 50% को ले लें, ठीक है, 50/100, तो वो आपके पास हाफ आ जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको फ्रैक्शन से बता दी, यही फ्रैक्शंस जो हैं वो आपकी ट्रांसलेट होती हैं आपकी डेसिमल्स में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इन दिस केस जो आपके पास 25/100 है, आप इसको इवन 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 50% परसेंटेज है तो 0.5 ज़ीरो भी लिख देते हैं, मगर क्योंकि ज़ीरो बाद में आता है यूजुअली हम इसको इंक्लूड नहीं करते, हम बस 0.5 ही लिख देते हैं, ठीक है, अनलेस वो मसलन 51% हो तो आप उसको 0.51 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ कि परसेंटेज यानी या परसेंटेज किस तरह काम करती है। ठीक हो गया? मतलब इन अदर वर्ड्स कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी परसेंटेज में नंबर हो, मसलन कोई अच्छी मिसाल दे देते हैं, लेट्स से 88 है परसेंटेज, ठीक है। इसको अगर आपने फ्रैक्शन में डालना है तो 88/100 हो जाएगा। अगेन इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें जो भी आंसर है, या उसको डेसिमल में आप लिख सकते हैं, जो जो मेरा मकसद है आपको बताना है वो है 0.88, ठीक है। अच्छा, अब ये बताने का मकसद क्या है, ठीक है, वो मैं इस पे आता हूँ, मगर एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हम 100 से अबव भी चले जाते हैं परसेंटेज में कभी कभार, मगर जो रूल ऑफ थंब ये है कि कभी कभी ये होता है कि जो 100 ऐसी होता नहीं, सॉरी, है, बल्कि 100% जो है ना वो वाहिद है जो आपके पास, जिसका आंसर आपको हमेशा 1 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंगुलर 1, ठीक है। डेसिमल का मतलब है कि वो पूरा पार्ट है उस चीज़ का, वो पूरा हिस्सा है। 100% हम नहीं कहते अगर कोई चीज़ 100% है, तो इन डेसिमल फॉर्म वो नंबर 1 है, मतलब 1 है, उसमें कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है। इस तरह ही जैसे 90% जो है वो आपकी 0.9 है। अब आपको मतलब आइडिया हो गया होगा कि अगर ये 100% है तो 1 हो गया, ठीक है, मगर 90 है तो उससे एक से कम है, ठीक है। हम एक्चुअली आउट ऑफ 1 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मगर क्योंकि 1 एज ए सिंगल नंबर काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमने जो है ना परसेंटेज में हमने 100% रखा होता है। ठीक हो गया? ये मैं आपको वैसे मतलब एक एक अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आगे आपसे सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सवाल है कि अ कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉइज टू हेल्थ प्लान्स, ठीक है, एक कंपनी है जो हेल्थ प्लान्स देती है अपने
एम्प्लॉइज़ को उन्होंने 2 किस्म रखी हुई है इसकी। इन अ recent newsletter, the personnel department stated that 70% of the employees choose plan A. मतलब 70% जो है, मतलब आप अपनी ये चीज़ें अपने दिमाग में डाल दें, 70% प्लान ए चल रहे हैं, ठीक है? तो इफ द कंपनी हैज़ 130 वर्कर्स, मतलब जो टोटल नंबर्स हैं वो 130 हैं वर्कर्स आपके, हाउ मेनी chose प्लान ए? अच्छा, उन्होंने हमें ये बता दिया कि 70% लोगों ने प्लान ए चुना है, ठीक है? मगर हमें नंबर्स में नहीं पता, ठीक है? हमें ये नहीं पता कि कितने टोटल अमाउंट लोग हैं, ठीक है? ये हमें पता है कि 70% उन 320 लोगों में से, ठीक है? इसका आपने क्या करना है? सिंपल, आपने क्या करना है कि जो परसेंटेज आपने निकालनी है बेसिकली, ठीक है? तो इसका जो परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि आप 320 को, मतलब इसको आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दें 70/100, ठीक है? उससे आपके टोटल जो है ना नंबर निकल आएगा। या आपके लिए आसानी के लिए एक्चुअली इसका मतलब ही यही है कि जो अभी हम पीछे यही बता रहे थे ना कि आप फ्रैक्शन में लिखें या डेसिमल्स में लिखें, बात एक ही है। या आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.77 पे, क्योंकि 70 है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि 50 जो है वो हमारे पास 0.5 होता है, मतलब जीरो हम डालते नहीं है नॉर्मली। तो इसी तरह जो 70% है हमारे पास, जो 70% है इधर, वो इस तरह भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हम 70% हम इंटरेस्टेड हैं इन लोगों की, ठीक है? तो हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, जब हम मतलब उस क्वांटिटी का एक सर्टेन परसेंटेज मालूम करना चाह रहे होते हैं। इन दिस केस 70 मल्टीप्लाई बाय 320, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो है 224। तो ये मतलब हुआ है कि जो 224 लोग हैं, इन्होंने प्लान ए चुना था। ठीक हो गया? अच्छा, अगला सवाल आता है, कंप्यूटर सिस्टम इज रेगुलरली प्राइस्ड एट वन मतलब $1,600. On Friday, the manager reduced the price by $640. By what percentage did the manager discount the computer system? अच्छा, अब हमसे पूछें कि इसका डिस्काउंट उन्होंने कितना है। ये तो सिंपल है, जब आप अपने मार्क्स टोटल मालूम करना चाह रहे होते हैं कि मसलन अगर आपके 1600 टोटल मार्क्स थे, ठीक है? अब होता है ना कि आप उस परसेंटेज मालूम करना चाह रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो टोटल मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं जितने आपके पास होते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास 640 जो है वो प्राइस है जो डिस्काउंट हुई है, ठीक है? आउट ऑफ 1600 जो टोटल प्राइस है उससे है। तो इन दैट सेंस आप इसको, जैसे आप जो नॉर्मल परसेंटेज मालूम करते हैं आप उस तरह कर दें, ठीक है? 640 डिवाइड बाई 1600। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम इसको आउट ऑफ 100 करते हैं ना। तो सिंपली आप इसको इस तरह सॉल्व कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.4 आ जाएगा, ठीक है? और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, जो हमारे पास 40% निकलाएगी। अदरवाइज हम सिर्फ 0.4 ही आएगा, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। ये हम परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं ना, और जो नॉर्मली जैसे हम परसेंटेज मालूम करते हैं उसी फैशन में आपने इसको मालूम कर देना है, सिंपल। अगर आप ये बुक में जाएंगे उस पर थोड़ा उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, मगर मतलब वो फॉर्मूला दे के, मगर आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो परसेंटेज की, मुझे नहीं लगता है इतना कुछ प्रॉब्लम है। इसी तरह मार्क्स की बात की थी, हमारे पास आ गई एक ऑप्शन, सॉरी एक मिसाल आ गई है मैथ क्लास की। In a math class, 75% percentage of students got at least a B grade on the final exam. If 18 students got at least a B, how many students are in the class? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 75 परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स की, उनका बी आया ग्रेड। ठीक हो गया? तो और हमारे पास जो टोटल मतलब हमारे पास जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, 18 जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके भी 18 स्टूडेंट्स हैं, उनके भी बी ग्रेड आए, ठीक है? तो हमारे पास 75 परसेंटेज और 18 जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके दोनों की जो है ना, वो आए हैं बी ग्रेड फाइनल एग्जाम में। तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं हमारे पास जो है ना क्लास में। अच्छा, पहले तो हम ये कर रहे थे ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था इन दिस केस, जब हम मालूम करना चाह रहे थे कितने लोग हैं, जब हमारे हमारे पास उन्होंने परसेंटेज दी हुई थी और टोटल वर्कर्स दिए हुए थे। इधर इस दफ़ा उन्होंने हमें टोटल वर्कर्स नहीं दिए,
इस दफ़ा वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं टोटल, ठीक है, और हमें एक चंद लोग दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब जो 18 हैं जिनके एटलीस्ट बी ग्रेड आया है, और हमें परसेंटेज दी गई है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो है हमारे पास जो चीज़ मिसिंग है, चले इधर हम अगर उसका परसेंटेज का फॉर्मूला ले लेते हैं, तो दैट इज P इक्वल्स बी आर, ठीक है। रेट आपका परसेंटेज है, ठीक है। बी जो है आपकी बेस है, मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ लोग हैं, और पी आपका पार्ट है, ठीक है। इन दिस केस जो हमारे पास 18 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में आप डाल दें पार्ट में, 18 हमारे पास पार्ट है, ठीक हो गया। बेस हमें नहीं पता, मतलब टोटल नहीं पता। रेट जो है वो हमारे पास 75% है, ठीक है। तो इसको हम चलो ब्रैकेट से डाल देता हूँ 75, ठीक है। मैं क्या, चलो इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, 75% को डिवाइड कर देना है 18 के साथ, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप कैलकुलेटर में ये तो नहीं कर सकते ना, वैसे कई कैलकुलेटर में है ये जो है ना चीज़, कि आप इसमें परसेंटेज का साइन डाल दें, मगर आपको एक जो है ना कन्फ्यूजन सी बन जाएगी, ठीक है। तो उसको ढूंढना एक अलग से हिसाब है। तो मैं आप सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया था ना, यही 75% आप नहीं डाल सकते कैलकुलेटर में, मगर आप कैलकुलेटर को ये बता सकते हैं कि डेसिमल में बता सकते हैं कि ये, मेरे ख्याल से डेसिमल जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है इन दिस केस। तो आप सिंपली 18 को आप ये भी लिख सकते हैं ना, मतलब डेसिमल में परसेंटेज, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.75 में, जैसा मैंने बात की थी ना कि किस तरह हम डेसिमल और परसेंटेज को लिख सकते हैं। तो इन दिस केस 18 को आपने डिवाइड कर देना है 0.75 के साथ। सो इन अदर वर्ड्स, दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, इक्वल्स पी आर। तो हमारे पास पार्ट 18 है, बेस हमारे पास अननोन है, उसको हम चलो एक्स दे देते हैं। रेट हमारे पास 75% है, मगर जब हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे ना, जब भी हम फॉर्मूले में परसेंटेज यूज़ करेंगे, हम उसको डेसिमल में डाल देंगे। वैसे डेसिमल सबसे आसान है। सो इन अदर वर्ड्स 18 इक्वल्स एक्स 0.75, ठीक है। इसी को आप जो है ना इधर मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो, चलो इसको मैं आर दे देता हूँ, रेट जो है हमारे पास, सॉरी बेस, बेस जो है हमारे पास इन दिस केस, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास पार्ट जो है वो 18 है, और उसके नीचे जो आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, 0.75, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा 24। आंसर जो है हमारे पास वो है 24, टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। तो इसी तरह इसको आप परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो एक चीज़ तो मैंने आपको बेसिक बता दी परसेंटेज के बारे में, कैसा काम करती है, फिर मैंने आपको फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बता दिया। ये चीज़ आप बाकी ये दो चीज़ें भी सॉल्व कर सकते हैं। वही जो जो चीज़ उन्होंने, बस आपको ये समझना चाहिए, तीन चीज़ें समझने की ना, परसेंटेज, इन अदर वर्ड्स रेट, इसको आप डेसिमल्स में डालेंगे, ठीक है। अनलेस कि वो फिर बाद में ये भी हो सकता है ना आपसे वो रेट मालूम करें, जैसा इन दिस केस हमने रेट मालूम कर दिया था, मगर हमें परसेंटेज में चाहिए था। तो परसेंटेज में जाएगा, फिर आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कहने का मकसद ये है, ठीक हो गया। मगर फॉर्मूले में आप हमेशा उसको डेसिमल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आप उसको वापस चेंज कर सकते हैं 100 उससे ना मल्टीप्लाई करके, मगर फॉर्मूले में हमेशा हमेशा इसको डेसिमल में आपने इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। और दूसरी आपकी चीज़ वो है बेस। बेस जो है वो टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल नंबर है, ये परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। 100% की बात नहीं हो रही इधर, वो आपका हमेशा रेट पे ही रहेगा। बेस आपकी कोई भी चीज़ टोटल अमाउंट है। इन दिस केस जो हमारे पास 320 वर्कर्स थे, उस मतलब पहले वाले क्वेश्चन की मिसाल में, और जो हमारे पास रेगुलर जो प्राइस थी 1600, ठीक है, मतलब वो कंप्यूटर वाली मिसाल में। और इधर तो फिलहाल हमारे पास टोटल नहीं दी है, क्योंकि इधर हमें मालूम करनी थी बेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है, रेट, परसेंटेज, बेस, टोटल अमाउंट कोई भी चीज़ की, पार्ट जो है उसकी वो अमाउंट जो जो उसका एक लिहाज से पार्ट आप कहते हैं कि उसी अमाउंट का एक पार्ट हिस्सा, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले वाले क्वेश्चन में हम पार्ट मालूम करना चाह रहे थे, ठीक है। तो हमने बेस और रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, इन अदर वर्ड्स हमने 0.7 मतलब जो रेट था और 320 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास पार्ट आ गया ना। पार्ट का मतलब यही होता है, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ी मानी है हिस्सा, ठीक है। तो पार्ट वो है जो उसका हिस्सा है, तो उसमें
चंद नंबर्स होंगे मगर वो टोटल अमाउंट नहीं होगी, मतलब इन अदर वर्ड्स हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 18 स्टूडेंट्स का। ठीक हो गया। तो तीन चीज़ें होगी, बेस, रेट और पार्ट। पार्ट हो गया हिस्सा, बेस मतलब उसकी जो टोटल अमाउंट, और रेट जो है उसका परसेंटेज। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला है, ये आपकी फॉर्मूला बुकलेट में भी मौजूद है। ये बेसिकली ये है कि आपका एक इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, इक्वल्स टू दी, सॉरी इंटरेस्ट रेट कह रहा हूँ, आपके पास एक इंटरेस्ट होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल जो है वो आपकी टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट है। रेट आपका वही रेट परसेंटेज में, इधर इधर भी परसेंटेज में आपका रेट, जिसको आप अगेन डेसिमल्स में ही डालेंगे जब आप फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। और टाइम आपका जो है इधर ईयर्स में, ठीक है, ईयर्स में, मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स को ईयर्स में इवन, ठीक है। तो अगर ये होता है ना कि आपको वो हो सकता है ना दें ईयर्स में, आपको मंथ्स में दे दें, फिर आपने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर, वो बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसकी एक मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, एशर borrows $250, मतलब इसने अमाउंट बता दी, ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल, मतलब फ्रॉम हिज अंकल्स फॉर 3 years। 3 years हमारे पास टाइम आ गया, 3 years। प्रिंसिपल हमारे पास 2500 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसको कहते ही, इस फॉर्मूले को एक्चुअली कहते ही सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका एक्चुअल नाम है। हो सकता है वो कभी कभार ऐसी इंटरेस्ट कहते हैं। एनीवेज, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैज टू पे ऑन द लोन, तो आपके जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो डॉलर्स में अमाउंट में होगी, ठीक है। तो अब ये हम पता करना चाह रहे हैं कि हाँ, मतलब उसने कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो पे करने हैं अपने अंकल को, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो डाल दें आप सारी चीज़ें, ठीक है, 6% भी हमारी निकल आई। तो इसको जब आप फॉर्मूले में डालेंगे तो यही होगा, 2500 जो प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम्स 6% जो ज़ीरो। अच्छा हाँ, अब ये ख्याल रखिए, ये 60% तो नहीं है ना, ये 60% तो नहीं, अदरवाइज वो 0.6 होता। मगर जब, क्योंकि अगर जब ये खाली 6% है, ठीक है, 6% है, इसका जो डेसिमल है वो बेसिकली 0. एक एक्स्ट्रा ज़ीरो डाल के आप 6 लिख दें, ठीक है। इवन आप कैलकुलेटर में ही डाल सकते हैं, मतलब इसको इवन 6/100 लिख दें अगर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो 2500 टाइम्स 6/100 डाल दें, ऐसा करते हैं। बहरहाल वो आपके पास यही आंसर आएगा फिर भी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 years, 3 years डाल दिए, तो इसको कुल मिला के जितना मल्टीप्लाई होता है वो आपका आंसर आ जाएगा $450। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम आ जाती है, वो है कि अगर हमें उन्होंने मंथ दिए हों years की जगह। Again, Eva invests $2,000 for 9 months. She will pay 8% simple interest on her investment. How much interest she will earn? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उसकी एवा जो है उसका इंटरेस्ट कितना होगा अगर वो $3,000 9 मंथ्स में देती हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो अगेन इंटरेस्ट में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,000, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास रेट है इन दिस केस वो है 8%, जिसको 0.08 करके टाइम्स, अगेन इसको आप 8/100 लिख दें बेशक, कंफ्यूजिंग देना अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है। एनीवेज, तो टाइम्स, अच्छा अब 9/12, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इवन आसानी के लिए, क्योंकि हमारे पास देखें साल में है ना, और 3 साल उन्होंने दी, मतलब उन्होंने सॉरी 9 मंथ्स 9 मंथ्स दिए हुए हैं, तो हमने उसको साल के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो इन दिस सेंस फिर हम 9/12 कर देते हैं, मतलब 9 मंथ्स और 12, टोटल जो आपके, क्योंकि 12 मंथ में एक साल बनता है ना, तो इसलिए इसको 9/12 हम लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है 3/4 में, तो इसको आप रिड्यूस फॉर्म में भी इवन लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, आप कैलकुलेटर में डालेंगे आपको फिर भी आंसर निकल आएगा। तो मसलन अगर इसको रिड्यूस फॉर्म में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो 3 3 9, 3 4 12, बस इतना आ जाता है, ये तरह मतलब कहने का मकसद है यहाँ 3/4 क्यों आएगा।
आपका कैलकुलेटर एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स यही करता है, वो प्रोड्यूस फॉर्म में करता है और वो ना अपनी आसानी के लिए वो कैलकुलेट कर देता है। अदर वर्ड्स ये सारा आप डालेंगे कैलकुलेटर में और ये आपका होगा भी मोस्टली कैलकुलेटर वाला पार्ट। एनीवेज इंटरेस्ट वाला तो आपके पास आंसर आ जाएगा $180 जो एवा ने देने हैं। सॉरी, कमाएगी वो इंटरेस्ट। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब जो आ जाता है अगला आपका वो है स्टेटिस्टिक्स, और स्टेटिस्टिक्स में अगेन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर ये तो जो ये आप अपने बुक को खोल के मुख्तलिफ जो है ना ग्राफ्स वगैरह देख लें, ठीक है। बस इसमें एक जो एक्सेप्शन है, एक ग्राफ की, जो पाए ग्राफ होता है आपका, ठीक है, वो सिंपली गोल होता है ना, तो पूरा गोल जो ग्राफ है वो आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो उसमें कई पार्ट्स होंगे, इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके, वो जो है ना उसका बस आपने अंदाज़ा करना होगा, वो अक्सर परसेंटेज में उन्होंने दिए होंगे, मगर जो पूरा जो गोल पाई ग्राफ है वो आपको 100 परसेंटेज बताता है, और उसके जो दूसरी चीज़ों के हिस्से होते हैं 25% या 75% ऐसा करके। मिसाल के तौर पे लेट्स से पाकिस्तान का एक पाई ग्राफ है एनर्जी का, कि हम अपनी बिजली कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो इस तरह होगा कि ज़्यादातर हमारा हाइड्रो प्लांट है, ठीक है, तो वो हम इस तरह कर देंगे, यूं करके, ठीक है। तो कहने का मकसद है 75% पाकिस्तान एनर्जी का हुआ ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और 25% हम कह सकते हैं अदर्स, ठीक है। अगर आप उन अदर्स को डिफाइन करना चाहें तो वो मज़ीद छोटे जो है ना हिस्से बन सकते हैं, यूं करके, ठीक है। और वो हमें बता सकते हैं कि मसलन चलें 15% कोल है और बाकी हाइड्रो है 75। तो ये बेसिकली आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, कहने का मकसद ये है। तो ये आपका पाई ग्राफ इसकी एक्सेप्शन है। बाकी जो ग्राफ्स हैं उनके हमेशा एक पैटर्न है, उनका एक एक आप कहते हैं एक तरीका है। मसलन उसमें आपके हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। वाई आपके पास जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और एक्स जो है आपके पास से मतलब वाई जो है वो चेंज होते रहते हैं, और एक्स जो है वो आप जो है ना मेंटेन रखते रहते हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोग्राम्स हैं, आपके पार्ट चार्ट्स हैं, तो वो आपको बस रीड करना चाहिए। की वगैरह की हमेशा उन्होंने प्रोवाइड की होगी कि वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास चार्ट है और वो मुख्तलिफ शहरों के क्राइम रेट्स बताना चाह रहा है, मसलन इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, फैसलाबाद, इस तरह करके, ठीक है। तो ये इधर नीचे उनके नाम आ गए सिटीज़ के, और उनका कितना क्राइम रेट है वो हमें वाई डिपेंड मतलब जो वाई एक्सिस है उससे पता चल जाता है, ठीक है। या उसको वो पलटा सकते हैं थोड़ा, ठीक है। मसलन वो बताना चाह रहे हो कि भाई हमारे पास गाड़ियाँ कितनी हैं कितने शहरों में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वो इधर डाल देंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस इधर डाल देंगे, ठीक है। इधर हमारे पास शहरों के नाम होंगे कराची, पेशावर, या मतलब इस तरह करके, और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, पेशावर में कम है, इस तरह करके ना ग्राफ को रीड करना सीखें। मेन मकसद ये है, उससे आपने डाटा निकालना है, मतलब कितनी गाड़ियाँ किस शहर से, ये चीज़ें आपने समझनी होगी, ठीक है, ग्राफ में मोस्टली। इसी तरह बाकी चीज़ें जो आपको मीन निकालना आना चाहिए, ठीक है। मीन ये है कि अगर आपको कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं, स्टेटिस्टिक्स में मोस्टली डाटा होता है ना आपके पास, मतलब आपको रैंडम से नंबर दे देंगे, वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। मीन में आपने क्या करना है, आपने टोटल वैल्यूज़ जो है उनकी उनका सम निकालना है, उनको जो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो अगर इधर उन्होंने हमें नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये नंबर्स हैं, तो इनको आपने अगर आपने इनका कहते हैं कि अगर आपने इसका मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 28 प्लस 56 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 67 प्लस 59 प्लस 87 प्लस 99, ठीक है। इन सारों को आपने ऐड कर देना है, फिर आपने एक नंबर के साथ डिवाइड करना है, वो जो जितने नंबर हो वो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इन दिस केस हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो जो इसका सम आएगा इस नंबर का, उसको आपने 9 के साथ डिवाइड कर देना है और आपको वो आपका मीन आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स एवरेज जिसको हम कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मीडियन नंबर। ठीक है, मीडियन नंबर वो होता है जो मिडल की वैल्यू होती है, और ये आप तब मालूम करते हैं जब आप उसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, आपको रीअरेंज करना होगा। अगर नंबर्स आगे पीछे हैं, आपने छोटे से बड़ा लिखना है, जैसा इधर हमें दिया हुआ है। फिर आपने क्या करना है, आपने मिडल वैल्यू निकालनी है। आपने सब मिडल वैल्यू निकालनी है कि दोनों साइडों पे वैल्यू इक्वल हो, और ये तभी हो सकता है जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हो। तो इसमें हमारे पास 9 नंबर थी ना वैल्यूज की। ठीक है, तो जो 9 का जो मिडल है वो, मतलब 9 हमारे पास ऑड वैल्यूज हैं, तो मिडल निकालना आसान होना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं सीधी आंख से देखूं तो ये हमारे पास 59 मिडल वैल्यू है। क्यों? इसके बाद हमारे पास इस साइड भी 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, और दूसरी साइड में भी 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। इन दिस केस हमारे पास 59 मीडियन वैल्यू है। मगर ज़रूरी नहीं है आपके पास हमेशा ऑड नंबर ही हो आपके पास। मैं ये वैसे 99 हटा रहा हूँ, सॉरी। तो अगर 99 उन्होंने ना दिया होता, फिर आप क्या करते हैं? आपके पास 1 2 3, मतलब ये अब 8 नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसका मिडल निकालने के लिए ये होता है कि आप सीधा वो दो वैल्यूज निकालते हैं जो मिडल पे हैं, क्योंकि एक नहीं हो सकती, एक हो ही नहीं सकती। सर अगर आप 59 को लें तो हमारे पास 1 2 3 एक साइड पे है, 1 2 3 4 एक साइड पे है। नहीं हो सकता। तो इसका हल ये है कि आप दो मिडल वैल्यूज निकालते हैं और उसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। इन दिस केस हमारे पास 59 तो अभी ऑलरेडी हमें पता था, 32 हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को लेंगे तो इधर भी हमारे पास 1 2 3 हो जाएंगी, और इधर भी 1 2 3 हो जाएंगी। इनको आपने क्या करना है, 32 को प्लस कर देना है 59 के साथ, डिवाइड कर देना है 2 के साथ, और जो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसकी मीडियन वैल्यू होगी। ऐसे वही है इसकी 45 है शायद, 45.5 या कैलकुलेटर में डाल के मैं ऐसे निकालना है। केस अगर 45.5 भी, आप इसको 46 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये आपकी मीडियन वैल्यू है अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दी हैं। ठीक हो गया। लास्टली आपके पास मोड है। मोड वो वैल्यू होती है जो बार बार आ रही होती है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा आ रही होती है। इधर तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 12 एक है, 24 एक है, 28 एक है, 32 एक है, 59 हमारे पास दो हैं। ये मोड हो सकता है। 67 एक है, 87 एक है, और 99 एक है। दैट सेंस हमारे पास 69 है। अगर याद रखिए, ये भी हो सकता है आपको वो 12 12 मतलब 3 दफ़ा 12 डाल दें। ठीक है, और आगे आपको 32 दे दें, 59 दे दें, दोबारा 59 दे दें, और 67 दे दें, और ये बाकी जो 87 है या जो भी है 89। तो इस सेंस में हमारे पास 59 तो 2 दफ़ा आ रहा है, मगर हमारे पास 12 3 दफ़ा आ रहा है। तो 12 इन दिस सेंस हमारी मोड होगी। ठीक है, तो अरेंज करना वैल्यूज को भी मदद है इसका मामले में। तो एनीवेज ये आपकी होगी स्टेटिस्टिक्स। लास्ट चीज़ जो है वो आपकी है प्रोबेबिलिटी। जिस तरह परसेंटेज की हमने बात की थी वो आउट ऑफ 1 है, इससे ही प्रोबेबिलिटी भी आउट ऑफ 1 ही मालूम होता है। मगर इस देखा जाए प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज में थोड़ा जो है ना, वो है, क्या कहते हैं उसका, सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, मगर फ़र्क ये है कि परसेंटेज में हम किसी चीज़ का चांस नहीं मालूम कर रहे होते। परसेंटेज में हमें हर चांस ऑलरेडी मौजूद होता है। हमें 100, मतलब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि 25 है, 75 है, 55 है, कितना है, वो हमें परसेंटेज हमेशा दी होती है। मगर प्रोबेबिलिटी में हम एक्चुअली मालूम करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें कॉइन टास्क के बड़े सवाल आते हैं। आपके पास कॉइन है। ठीक है, उसके एक साइड हेड्स है और दूसरी साइड टेल्स है, मतलब ये सेम ही कॉइन है, ये एक ही कॉइन है, इसके मैं दो साइड्स आपको बता रहा हूँ। इसी कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है हेड्स की? ठीक है, हेड्स की। ठीक है, तो देखा जाए आप टॉस करेंगे कॉइन, तो हमारे पास दो पॉसिबल इनकम है। ठीक है, हेड और टेल्स। अगर हम क्योंकि एक मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वन हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो टोटल अमाउंट आउटकम है वो दो है, हेड और टेल्स, मगर हम एक मालूम करना चाह रहे हैं, दैट इज वन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? वो है 0.5। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। सिंपल प्रोबेबिलिटी जो है ना,
जो समझाने का तरीका वो यही है कि फेवरेबल आउटकम्स इन दिस केस हेड्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स दैट मींस हेड्स एंड टेल्स। ठीक है, इस तरह ही आपने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक और चीज़ जो प्रोबेबिलिटी में वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं कि जब आपके पास एक प्रोबेबिलिटी दूसरी प्रोबेबिलिटी को ज़रा भी इफेक्ट नहीं करती। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास दो कॉइन्स हैं, ठीक है, चाहे उनके हेड्स आएँ या टेल्स आएँ, उनकी प्रोबेबिलिटी मतलब चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब एक कॉइन दूसरे कॉइन को चेंज नहीं कर सकता, वो अपना ही रिजल्ट बताएगा। मिसाल के तौर पे आपके दो हेड आ सकते हैं दोनों कॉइन्स में, दोनों कॉइन्स में टेल्स आ सकते हैं। ठीक है, या एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है, या फिर एक टेल आ सकता है और दूसरा हेड आ सकता है। मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये अपने अपने जो है ना प्रोबेबिलिटीज बताएंगे। जो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं उसमें जो है ना वो होता है कि एक प्रोबेबिलिटी दूसरे प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, उसके अंदर हमने वो मार्बल्स डाली हैं, ठीक है, मार्बल्स, और वो दो डिफरेंट कलर्स की हैं, ब्लू और ग्रीन है। ठीक है, अब बात ये है ना कि अगर आप प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हो कि भाई एक अगर हमारे पास مثلا वैसे ग्रीन मार्बल निकालने की हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप गिन लेंगे। ठीक है, पहले बात टोटल मार्बल्स कितनी है, मतलब लेट्स से अगर हमारे पास ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, और फिर ग्रीन अगेन। ठीक है, तो आपने ग्रीन टोटल काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हमारे पास ग्रीन है और दो हमारे पास ब्लू हैं, तो मतलब ब्लू की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। अब टोटल मार्बल गिन लें, 1 2 3 4 5 6। तो दो हमारे पास हैं आउट ऑफ 6। ये तो आपके पास ब्लू की होगी, ग्रीन की हमारे पास होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 आउट ऑफ 6 है। ठीक है, ये तो हमारे पास अभी फ़िलहाल, मतलब कहने का मकसद है ग्रीन और ब्लू एक ही साइड पे है ना, एक ही जगह पे है। तो अगर एक मैं ब्लू निकाल दूंगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी ना। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोबेबिलिटी, मतलब एक, सॉरी, मैं ब्लू निकाल देता हूँ, तो टोटल हमारे पास जो है मार्बल्स की जो क्वांटिटी है वो 5 हो जाएगी। ठीक है, और ब्लू हमारे पास एक रह जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो भी 4 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मकसद है। तो ये आपका डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा ना, कि एक प्रोबेबिलिटी, मतलब ब्लू और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो ये आपकी डिपेंडेंट इवेंट है। सही हो गया, कहने का मकसद ये है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी आप हमेशा जो है ना ऐड नहीं करते। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप दो प्रोबेबिलिटीज़ को ना एक साथ करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे जो मैंने दो पॉइंट टास्क की आपको एग्जांपल दी थी ना, जिसमें देखा जाए अगर दोनों की अलग-अलग हम प्रोबेबिलिटी ले लें, मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर हमारे पास एक सवाल है कि वो पता ये करना चाह रहा हो कि अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं, इनमें हेड आने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें एक सिंगल कॉइन का तो पता है कि वो हाफ है। ठीक है, हेड जो है एक कॉइन में उसके आने के चांसेस जो है वो हाफ है, क्योंकि हेड एक टाइम आ सकता है। ठीक है, और जो दो पॉसिबल जो हमारे पास हैं वो हेड और टेल्स हैं। ठीक हो गया, तो एक हाफ हो गया। अब आपके दिमाग में ये होगा, अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ है, तो फिर मुझे सिर्फ हाफ और हाफ को ऐड करना है। नहीं, आपने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उल्टा मल्टीप्लाई करना है। इन अदर वर्ड्स, आप हेड और हेड जिसकी दोनों की हाफ है, तो 1 × 1/2, इसका ये मतलब हुआ 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी है हेड्स की, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो। ठीक है, एक नहीं, दो। एक तो हमने मालूम कर दिया है, मगर हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी भी जो है ना वो हम कहने का मकसद ऐड नहीं करेंगे, हम इन दिस केस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगली चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। इधर थोड़ा जो है ना चीज़ें वो कन्फ्यूजन में आ जाती हैं। ठीक है, मज़े की बात ये है कि आपको सवाल में ऑलरेडी मेंशन कर देंगे कि अगर आपने कॉम्बिनेशन यूज़ करनी है, ठीक है, या परम्यूटेशन की यूज़ करनी है, हमने वर्डिंग पे ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे Pablo is going at a fruit stand that sells apples, bananas, grapes, and pears. ठीक है, Pablo will buy two different kinds of fruit. ठीक है, हमें ये पता चल गया है कि
हमारे पास जो टोटल आइटम्स हैं वो एप्पल्स बनाना मतलब 1 2 3 4 हैं, मतलब टोटल 4 हैं आइटम्स। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं टू। ठीक है, मतलब अब ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है, वो तो बोल देंगे हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइंड्स ऑफ फ्रूट पाब्लो बाय, मतलब ये पता चल गया कि दो कॉम्बिनेशन हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, चार टोटल आइटम्स की। तो इन दिस सेंस आप कैलकुलेटर में इसको 4 डालेंगे टोटल आइटम्स को, नंबर 4। फिर आप NCR, आपको याद होगा NCR हमने पढ़ा था, और NPR, ये दो फंक्शन है आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो उसमें एक C आ जाएगा लेटर जब आप डालेंगे फंक्शन का, और फिर जो जो दो जो आइटम्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन हम चाह रहे हैं वो हम आगे लिख देंगे। ठीक हो गया? तो इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, मगर मैं वैसे आपको समझाने के तौर पे कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन किस तरह काम करती हैं। कॉम्बिनेशन में ये होता है कि हम कहते हैं ना कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसका ये मतलब हुआ कि हम एप्पल, ठीक है, मतलब हमारे पास एप्पल है, ठीक है, उसके साथ हम ग्रेप्स डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास कॉम्बिनेशन होगी ना, मतलब कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों की। फिर हमारे पास एप्पल है, एप्पल बनाना, एप्पल पीयर्स। तो ये हमारी एप्पल से जान छूट गई। अब हम आते हैं ग्रेप्स में। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आप जी ग्रेप्स और ए लिखें, ठीक है, एप्पल्स या एप्पल्स एंड ग्रेप्स लिखें, वो एक ही बात है। ठीक है, इस वजह से आप इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो एप्पल मतलब ग्रेप्स और एप्पल्स आपने नहीं डालने, मगर आप ग्रेप्स एंड बनाना डाल सकते हैं। ठीक है, आप ग्रेप्स और चीर डाल सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा फल है। इसी तरह आप बनाना और ग्रेप्स तो नहीं डाल सकते क्योंकि कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ना आप बना बनाना और एप्पल डाल सकते हैं कि वो ऑलरेडी इधर है, मौजूद है, वो भी एक ही बात है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन में तो जो चीज़ आप पॉसिबली डाल सकते हैं वो है बनाना और चीयर्स। ठीक है, यही आपकी कॉम्बिनेशन है। तो आप गिन लें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके पास कितनी आ गई? 6 कॉम्बिनेशन आ गई। तो इधर आप देख सकें कि इधर हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि इधर हम दो चीज़ों को आपस में है ना इकट्ठा कर रहे हैं। तो परम्यूटेशन में अगर ये सवाल परम्यूटेशन वाला तो फिर क्या था? अगर पाब्लो अपनी जो जिसने जिसने ये जितने भी ये एप्पल्स और बनानास वगैरह लिए हैं, अगर वो उनका सीक्वेंस मालूम करना चाहिए, इधर कॉम्बिनेशन में तो लफ्ज़ कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। अगर वो सीक्वेंस मालूम करना चाह रहे हो कि वो किन सीक्वेंस में बाय कर सकता है, मिसाल के तौर पे वो पहले एप्पल बाय कर दे, फिर ग्रेप्स, ठीक है, फिर पीयर्स, फिर बनाना। ठीक है, मसलन अगर आप ये पता करना चाह रहे हो कि उसने एप्पल बाय किया, फिर ग्रेप्स, फिर पीयर्स, ठीक है, फिर बनाना, ठीक है, या फिर बनाना, एप्पल, ठीक है, पीयर या ग्रेप्स, ठीक है, या फिर ग्रेप्स, मतलब आप मेरा मतलब समझ गए। इधर इधर आपका एक सीक्वेंस चल रहा है ना, इधर आप दो चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रहे, आप बस एक के बाद दूसरी चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो आप एक सीक्वेंस पता करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसमें भी वही चीज़ होगी। ठीक है, अगर आपने दो सीक्वेंस पता करने हैं, दो पॉसिबल सीक्वेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो आप यही डाल देंगे। आपके पास जो टोटल 4 आइटम्स हैं, ठीक है, परम्यूटेशन वाला साइन डालेंगे, और जो आप सीक्वेंस चाहते हैं, दो सीक्वेंस चाहते हैं, दो सीक्वेंस डालते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में फ़र्क है। ठीक हो गया? तो ये आपका हो जाता है आज पूरा कंप्लीट। बाकी जो मैं एक छोटी-सी चीज़ जो ऐड करूँगा वो ये है कि जब भी मैथमेटिक्स में आपको पूछें एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने को कहें, ठीक है, उसमें अक्सर नंबर लाइन दी होती है। जैसे उन्होंने नंबर लाइन दी हुई है, उसमें नंबर्स डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं। उन्होंने आपको हमेशा इंडिकेट करेंगे वो नंबर, मिसाल के तौर पे वो एरो डाल देंगे, कहेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, या इस तरह करके दे देंगे। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इतने टोटल 5 देनी। ठीक है, तो वो आपको ऑलरेडी हाईलाइटेड होगी, या साइंस होंगे उसमें नेगेटिव होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, -4 -5 -6 7 8 9 10।
और इधर उन्होंने एरो लगाया हुआ है, तब भी आपने 5 ही लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसका कोई साइन ना हो, ठीक है, कहने का मकसद ये है। ठीक हो गया? तो ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसी के साथ-साथ मैं नंबर्स का आपको बता देता हूँ, पॉज़िटिव इंटीजर्स की जब वो बात करेंगे तो उसमें हमारे पास साइंस आ जाते हैं। पॉज़िटिव इंटीजर्स वो हैं +1, +2, +3 इस तरह करके +4 ये आपके पॉज़िटिव जो है ना इंटीजर्स हैं। और इस तरह ही फिर नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आप गेस कर लें। नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4 ठीक हो गया। फिर आपके पास होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स वो हैं जिनमें 0 आ जाता है, फिर 1 फिर जितने भी नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ये तो होल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स में आपके पास 0 नहीं होता, बस बाकी सारे नंबर्स होते हैं। तो उसमें 1 2 फिर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ओके, नेचुरल नंबर्स ओके। और इवन नंबर का आपको पता है, ऑड हमारे पास वो हैं जो 2 से डिवाइड जो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 उनका नहीं पॉसिबल। इवन में जो होते हैं वो 2 से सारे डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 में पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें आपस आपको पता होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आई बिलीव जो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं। होपफुली जो है ना आपके ये बेसिक्स जो आपके काम आएँगे। मैंने एक लिहाज से जो जितना मैं क्विकली रिव्यू कर सकता था मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता। अब थोड़ा बुक को एक दफ़ा हल्का से रिवाइज़ कर दें तो वो भी काफ़ी होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भई आपने किस तरह चीज़ें सॉल्व करनी है। तो बस ये हमारा आखिरी सबक था और होपफुली आपका जो है एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो गुड लक एंड दैट्स इट।